बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की जो लेक्चर के बारे में आपको थोड़ा ब्रीफ़ कर दूं कि हमारा लॉजिक एंड क्रिटिकल थिंकिंग सब्जेक्ट है, तो उसके बारे में मैं आपको अपना ये फ़र्स्ट लेक्चर दे रहा हूं। इसके आगे सीरीज़ ऑफ लेक्चर हैं जिसमें कि हम लॉजिक के बारे में मुख्तलिफ़ किस्म के जो टॉपिक्स हैं वो कवर करेंगे इस BS के सेमेस्टर में। तो यहाँ पर सबसे पहले लॉजिक क्या है, लॉजिक की क्या डिफिनीशन है। तो कुछ रिटन मटेरियल मैंने पहले से लिखा है ताकि टाइम की बचत हो सके और मैं आपको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दे सकूं। तो लॉजिक इज़ द स्टडी ऑफ मेथड्स एंड प्रिंसिपल यूज्ड टू डिस्टिंग्विश करेक्ट रीजनिंग फ्रॉम इनकरेक्ट रीजनिंग। देखिए, जब भी हम किसी टॉपिक पर डिस्कस करते हैं या आप टेलीविज़न पे अक्सर तबसरे सुनते हैं, तो जो टॉक कर रहे होते हैं, जो डिस्कशन कर रहे होते हैं, वो किसी ख़ास टॉपिक पे बोल रहे होते हैं। तो कोई रीज़न जो दे रहा होता है तो वो कोई पॉजिटिवली बोल रहा होता है, कोई नेगेटिवली बोल रहा होता है। मिसाल के तौर पर अगर हम कोई एग्ज़ाम्पल उठा लेते हैं पाकिस्तान और अमेरिका की रिलेशनशिप के बारे में, तो कोई उनके बारे में पॉजिटिव बात करता है, कोई उनके बारे में नेगेटिव बात करता है। इसी तरह अगर हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बात करते हैं, मैं नाम मेंशन नहीं करूंगा इधर, लेकिन हम कोई भी XYZ पॉलिटिकल पार्टी है उसका नाम लेते हैं तो हम उसकी बात करते हैं, तो फ़र्ज़ करें कोई उसके सिलसिले में पॉजिटिव बात करता है, कोई नेगेटिव बात करता है, लेकिन जब भी वो कोई बात करता है तो साथ आर्गूमेंट देता है, दलील देता है। वो रीज़न बयान करने के लिए उस यानी जो आर्गूमेंट वो पेश कर रहा है वो अपना नुक्ता नज़र पेश कर रहा है कि ये पॉलिटिकल पार्टी जो है, आया इसने कुछ काम किया है या नहीं किया है, इसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के मुकाबले में। तो वो उस रीज़न को बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए आर्गूमेंट देता है, और वो जो आर्गूमेंट होती है वही एक स्टेटमेंट होती है जिसके बेस पे वो कंक्लूजन को या रिज़ल्ट को सपोर्ट करता है। इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि हम लॉजिक के थ्रू फ़र्क कर सकते हैं कि हम एक शख्स जो है अगर किसी टॉपिक पे बात कर रहा है तो आया वो सही रीज़न दे रहा है या वो गलत रीज़न दे रहा है। यानी रीज़न तो कुछ भी हो सकती है, कोई ये बेसिकली इंसान की जो पर्सनैलिटी है या जो परसेप्शन उसका होता है किसी चीज़ के बारे में वो वेरी करता है। बाद लोग बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, बाद लोग एवरेज होते हैं, बाद लोग लीनियंट होते हैं। लिहाजा हर शख्स की अपनी एक साइकी होती है और उस साइकी के मुताबिक जो है वो डिसीजन लेता है। लिहाजा यहाँ पर जहन में ये चीज़ रखें कि जब भी किसी टॉपिक पे बात की जाती है तो अगर कोशिश यही की जाती है लॉजिक के थ्रू कि जो एक गलत तासुर है उसको ख़त्म करके सही बात की जा सके। यानी इधर मैं यूँ कहूँगा कि अगर फ़र्ज़ करते हैं पाक अमेरिका रिलेशनशिप की बात करें तो उसमें हम ये देख सकते हैं कि कौन से पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं, कौन सी पॉजिटिव दलाइल आ सकते हैं, कौन से नेगेटिव दलाइल आ सकते हैं। तो दोनों मतलब है उसमें पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन लॉजिक के थ्रू हम फिर उसमें हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सा पॉजिटिव पहलू बेहतर है और कौन सा नेगेटिव पहलू इसको अफेक्ट कर रहा है। तो यहाँ सबसे अहम चीज़ जो है वो प्रोपोजिशन होता है, जो कि जिसको अनदर हम वर्ड्स हम स्टेटमेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि ये आया फॉल्स हो सकता है या ट्रू हो सकता है, ये ठीक भी हो सकता है, ये गलत भी हो सकता है। अनदर वर्ड जैसे लिखा है कि अ स्टेटमेंट विद व्हाट इज़ टिपिकली असर्टेड यूजिंग ए डिक्लेरेटिव सेंटेंस आइदर ट्रू और फॉल्स। यानी स्टेटमेंट वो होती है कि जिसके अंदर हम ये देख सकते हैं कि आया ये दुरुस्त है या ये गलत है। मिसाल के तौर पर जैसे हम कहते हैं कि मिस्टर ए जो है वो आज स्कूल नहीं आया क्योंकि वो बीमार है, तो वो बीमार है तो वो स्कूल नहीं आया, लिहाजा ये एक स्टेटमेंट है और ये एक आर्गूमेंट भी है, क्योंकि आर्गूमेंट के अंदर स्टेटमेंट ही होती है और स्टेटमेंट जो है वो प्रोपोजिशन ही होता है। तो हम जो प्रोपोजिशन है उसमें उसको ट्रू या फॉल्स कह सकते हैं। अगर मैं कहता हूँ कि मिस्टर ए आज क्लास में नहीं आया क्योंकि वो बीमार है, तो ये दुरुस्त भी हो सकता है, ये गलत भी हो सकता है।
हो सकता है कि वो बीमार हो, सही बात हो, लेकिन अगर ये गलत भी हो सकता है कि भाई झूठ बोला गया है, ये नहीं है, ये ठीक नहीं है, गलत, वो बीमार नहीं है, वो जानबूझ के नहीं आ रहा है, तो ये गलत भी हो सकता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि स्टेटमेंट जो है वो ठीक भी हो सकती है, वो गलत भी हो सकती है, ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स भी हो सकती है। लिहाजा हम जब लॉजिक को देखते हैं, जो मेथड्स वगैरह अप्लाई करते हैं कि कौन सी रीज़न ठीक है, कौन सी एक टॉपिक के बारे में, एक डिस्कशन के बारे में, एक डिबेट के बारे में कौन से दलाइल उसके हक़ में आ रहे हैं, कौन से उसके ख़िलाफ़ आ रहे हैं, तो वो लॉजिकल रीजनिंग के बेस पे होते हैं। लिहाजा ये लॉजिक वर्ड एक ग्रीक वर्ड लेगोस से लिया गया है, जिसका मतलब है रीजनिंग, कि जब भी हम अपने किसी पॉइंट ऑफ व्यू को सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम रीज़न देते हैं, रीज़न देने के लिए हम दलाइल देते हैं। तो दलाइल जो हैं या आर्गूमेंट जो है वो हमें बताती है कि आया हम ये ठीक कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, या दूसरे को हम कन्विंस उसी सूरत में कर सकते हैं जब उसके बारे में हमारे पास ठोस दलाइल हों या ऐसी सॉलिड आर्गूमेंट्स हों जिसके बेस पे हम मतलब है उनको कन्विंस कर सकें। यहाँ ज़रा चंद चीज़ें जो रह गई हैं वो बतानी है कि ये लॉजिक में बेसिकली ये प्रोसेस है कि इसमें कि थिंकिंग अबाउट थिंकिंग है, वेल रीजनिंग है, स्ट्रक्चर्ड थॉट प्रोसेस है। देखिए, जब हम कोई भी डिस्कशन करते हैं तो उसके बारे में पहले सोचते हैं। ज़ाहिर बात है कि पहले हमारे जहन में एक आइडिया डेवलप हो जाता है और फिर हम उसके लिए कोई रीज़न भी डेवलप करते हैं कि अगर हम किसी टॉपिक पे बात करेंगे तो हमारे पास इसकी सपोर्ट में क्या रीज़न है। पहले सोचा है हमने, फिर उससे कोई रीज़न डेवलप की है और उस रीज़न को फिर हमने एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस के ज़रिए प्रेजेंट किया है, कोई परसेप्शन डेवलप किया है। देखिए, हम तभी किसी को कन्विंस कर सकते हैं जब हम मिसाल के तौर पर उसके लिए एक प्रॉपर आइडिया दे सकें, कुछ आर्गूमेंट दे सकें। लिहाजा सबसे पहले जो है हम एक टॉपिक पे सोचते हैं कि हमने कहना क्या है, इसके ऊपर पहले क्या बात हो चुकी है, फिर हम उसके बारे में रीज़न देखते हैं कि हम इसके अंदर मज़ीद क्या बात कर सकते हैं। हम हमारा रिसर्च जो पॉइंट ऑफ व्यू है या जो हम उस पर डिस्कशन कर सकते हैं वो क्या हो सकती है। और स्ट्रक्चर थॉट प्रोसेस में हम फिर वो अपना परसेप्शन जो डेवलप किया है या जो आइडिया डेवलप किया है वो आगे हम प्रेजेंट करते हैं विद रीज़न्स। तो यहाँ पर ये कहने का मतलब है कि ये सारी बातें जो हैं लॉजिक की, इसमें हमें प्रोपोजिशन हेल्प करता है। तो प्रोपोजिशन बेसिकली स्टेटमेंट ही है कि स्टेटमेंट के अंदर हम ये देखते हैं कि आया ये इसको सपोर्ट कर रहा है कि इसको सपोर्ट नहीं कर रहा, या ये ट्रू है या फॉल्स है। तो जैसे कि मैंने इधर लिखा है आर्गूमेंट में कि ए प्रोसेस बाय विच वन प्रोपोजिशन इज अराइव्ड एट एंड अफर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ सम अदर प्रोपोजिशन और प्रोपोजिशंस। आर्गूमेंट के अंदर जैसा कि अभी हम पढ़ेंगे कि बेसिकली दो पॉइंट ऑफ व्यू हम सामने रखते हैं। एक जो है हमारे पास प्रेमिस होता है और दूसरा जो है वो हमारे पास कंक्लूजन होता है। लिहाजा हम प्रेमिस और कंक्लूजन की बुनियाद पे एक आर्गूमेंट को तश्कील देते हैं। तो प्रेमिस जो होता है वो एविडेंस होती है, सपोर्ट होता है, जो कि कंक्लूजन को या रिज़ल्ट को सपोर्ट करता है कि जो नतीजा हम आखिज़ करते हैं तो उसको प्रेमिस जो है वो सपोर्ट करता है। फर्दर हम इसमें बात करते हैं, लेकिन ये जो प्रोपोजिशन है बेसिकली क्या है। प्रोपोजिशन वो हैं जो कि सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे यहाँ पर लिखा है मैंने कि प्रोपोजिशनल अटरेंसेस सच एज डोर इज़ ब्लैक, दरवाज़ा काला है। हो सकता है दरवाज़ा काला ना हो, दरवाजे के ऊपर कोई रेड कलर किया गया हो, कोई ब्राउन कलर किया गया हो, लेकिन हम कहते हैं दरवाज़ा काला है, तो ये गलत भी हो सकता है, ठीक भी हो सकता है। ये एक स्टेटमेंट है या प्रोपोजिशन है। इसी तरह चेरी इज़ ए क्यूट बॉय, चेरी इज़ ए क्यूट बेबी, चेरी एक खूबसूरत बच्ची है। तो हम हो सकता है चेरी मे नॉट बी ए क्यूट बॉय बेबी, चेरी मे नॉट बी ए क्यूट बेबी, तो मतलब है वो ठीक भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। शी वॉज चेरी मदर, वो चेरी की माँ है, तो हो सकता है वो चेरी की माँ न हो। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये ट्रू भी हो सकता है या फॉल्स भी हो सकता है। लेकिन जो नॉन प्रोपोजिशनल है, जो कि प्रोपोजिशन नहीं हो सकते हैं, वो ऐसे अल्फाज वो कौन से हैं, क्वेश्चंस हैं। मिसाल के तौर पर इसमें हम कह सकते हैं हाउ आर यू, हाउ आर यू, आप कैसे हो। व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। ये इस तरह के क्वेश्चन
जो है वो किए जाएं तो ये स्टेटमेंट नहीं होते हैं, इनको हम प्रपोजिशन नहीं कहते। क्यों? वो इसलिए कि ये इसके अंदर मतलब है, हम ये नहीं कह सकते कि ये गलत है या ठीक है। इसमें आप क्या कहेंगे? हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, व्हाट इज़ योर फादर, आपका अबू क्या काम करता है। तो ये जो हैं क्वेश्चंस हैं, ये प्रपोजिशंस नहीं हैं। इसी तरह ऑर्डर कमांड जो है, मिसाल के तौर पर स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, सिट डाउन, बैठ जाओ, ओबे योर एल्डर्स, अपने बड़ों की फरमानबरदारी करो। तो ये जो कमांड है, क्लोज द डोर, दरवाज़ा बंद कर दो, तो ये कमांड है या ऑर्डर है। तो ऑर्डर जो हो गया, कमांड हो गया, वो स्टेटमेंट नहीं होती है, इसको हम प्रोपोजिशन नहीं कहते हैं। इसी तरह एक्सप्रेशंस और फीलिंग्स है। मिसाल के तौर पर आई एम फीलिंग हैप्पी, ठीक है जी, यानी जिसमें कोई एक्सप्रेशन आए, कोई फीलिंग आ जाए, या कोई मतलब है कि जज्बात का इज़हार किया जाए, तो ये कमांड, इनको हम नॉन प्रोपोजिशनल अटरेंसेस कहते हैं। ये ट्रू या फॉल्स का इसमें कोई चक्कर नहीं है, लिहाजा इसको हम स्टेटमेंट में नहीं लाते। तो यहाँ तक जो बातें मैंने की है रिपीट कर देता हूँ कि लॉजिक के थ्रू हम एक रीज़न को हम मतलब है करेक्ट को इनकरेक्ट से या इनकरेक्ट को करेक्ट से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, कि थ्रू लॉजिकली हम फिर देखते हैं कि आया हमारे पास जो आइडियाज़ आ रहा है वो ठीक है या गलत है। प्लस इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि हम किसी भी चीज़ के बारे में पहले सोचते हैं, जो चीज़ें काम हो चुके हैं उस पर मज़ीद सोचते हैं, उसके लिए मज़ीद रिसर्च करके रीज़न्स निकालते हैं, प्लस उसके लिए एक परसेप्शन स्ट्रक्चर थ्रू प्रोसेस, मतलब उसके लिए हम एक परसेप्शन डेवलप करते हैं और फिर उसको आगे प्रेजेंट करते हैं। तो लॉजिक हमें बताती है कि हम जो आर्गूमेंट दे रहे हैं, आया वो भी वो गलत भी हो सकती है, लेकिन हमें एक नतीजे तक पहुंचने में हेल्पफुल होती है, जिसमें कि हम एक करेक्ट रीज़न को इनकरेक्ट से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इसी तरीके से प्रोपोजिशन, मैंने कहा है कि एक स्टेटमेंट को भी हम कह सकते हैं या कहते हैं कि जिसमें हम ट्रू और फॉल्स में वो इसको या तो वो ट्रू भी हो सकता है या फॉल्स भी हो सकता है। प्रोपोजिशंस बेसिकली अगर हम थोड़ा सा इस तरफ आ जाएँ रिसर्च की तरफ, तो इसके लिए हाइपोथेसिस भी होता है। यानी हाइपोथेसिस क्या होता है? जो कि विच कैन बी टेस्टेड, या एजम्पशंस विच कैन बी टेस्टेड, उसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं। यही एजम्पशंस हमारे पास प्रोपोजिशंस भी कहलाते हैं। तो प्रोपोजिशन हमारे पास ठीक भी हो सकते हैं, हमारे पास गलत भी हो सकते हैं। हो सकता है जो हम प्रपोज कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, वो ठीक ना हो, वो बात ठीक ना हो। तो नॉर्मली कभी ये दुरुस्त साबित होते हैं, कभी ये गलत साबित होते हैं। आर्गूमेंट जो है इसके अंदर, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बेसिकली हम एक नतीजे पे पहुंचते हैं जिसमें कि हमारे पास दो फैक्टर्स होते हैं, दो एलिमेंट हैं, एक प्रीमिसेस है, दूसरा कंक्लूजन है, जिसके बारे में मज़ीद अभी हम इसी क्लास में डिस्कस करते हैं। साथ ही मैंने बताया कि प्रोपोजिशन जो होते हैं वो स्टेटमेंट है जो फॉल्स है भी हो सकता है, रॉन्ग भी हो सकता है, राइट भी हो सकता है, ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। तो उसमें कौन से हैं कि मिसाल के तौर पर असलम इज़ द सन ऑफ अशरफ, तो ये फॉल्स भी हो सकता है, ये ट्रू भी हो सकता है। जैसे डोर इज़ ब्लैक, डोर इज़ वाइट, तो ये फॉल्स भी हो सकता है, ट्रू भी हो सकता है। लेकिन जो नॉन प्रोपोजिशनल अटरेंसेस हैं, जिस तरह की ये मैंने बताया क्वेश्चन है, ऑर्डर, कमांड, एक्सप्रेशन है, ये ट्रू फॉल्स नहीं हो सकते, लिहाजा ये एक एक्सप्रेशन को शो करते हैं। तो यहाँ पर ये नॉन प्रोपोजिशनल अल्फाज में आएगा या अटरेंसेस में आएगा। अब इसके बारे में थोड़ा सा फर्दर और मैं आपको ब्रीफ करता हूँ कि आर्गूमेंट्स जो अभी हम पढ़ रहे हैं, तो आर्गूमेंट के अंदर कौन कौन से हिस्से हैं और ये क्या होती है आर्गूमेंट, इसको थोड़ा सा हम पढ़ते हैं, फिर इसके मुख्तलिफ फर्दर जो पॉइंट्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। आर्गूमेंट्स के अंदर दो हिस्से हैं, आर्गूमेंट्स के अंदर दो हिस्से हैं। एक प्रेमिसेस है, इसको प्रेमिस भी कहते हैं। प्रेमिस जो होता है, इट इज़ इन एविडेंस in support of conclusion,
और जो कंक्लूजन होता है, कंक्लूजन के ये आर्गूमेंट के हिस्से हैं। यानी आर्गूमेंट के अंदर क्या क्या होता है, तो आर्गूमेंट के अंदर क्या क्या होता है, तो आर्गूमेंट के अंदर ये दो पार्ट होते हैं, एक प्रेमिस होता है, दूसरा कंक्लूजन होता है। कंक्लूजन क्या होता है, कंक्लूजन इट इज़ दी, आसान लफ्ज़ों में, रिज़ल्ट ऑफ प्रेमिस, या कंक्लूजन को हम कह सकते हैं कि इट इज़ द आउटकम ऑफ द, और आउटकम ऑफ द प्रेमिस। मैं ज़रा फर्दर आपको इसमें आसान बनाता हूँ। किसी एक वो हम कोई ले लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज़ असलम डिड नॉट गो टू कॉलेज। क्यों? बिकॉज he is suffering from fever। अब ज़रा गौर करें, ये एक आर्गूमेंट है, इसके अंदर स्टेटमेंट भी है वो या प्रोपोजिशन भी है। ज़रा गौर करें, असलम डिड नॉट गो टू कॉलेज, असलम कॉलेज नहीं गया, बिकॉज क्योंकि ही इज़ सफरिंग फ्रॉम फीवर, क्योंकि वो बीमार है। तो असलम डिड नॉट गो टू कॉलेज क्या है, ये कंक्लूजन है। इसमें कंक्लूजन क्या है हमारे पास, फिर देख लें कंक्लूजन क्या है। असलम डिड नॉट गो टू कॉलेज, ये क्या है, ये कंक्लूजन है। और प्रीमिस क्या है, इसका सबूत क्या है, क्यों नहीं गया असलम, क्यों नहीं कॉलेज गया है, क्या वजह है? इसलिए कि ही इज़, क्योंकि वो सफरिंग फ्रॉम फीवर, क्योंकि वो बुखार में मुब्तला है। ये सिंपल हो गया बस। इधर कोई भी आप और बात भी लिख सकते हैं, लेकिन फ़र्ज़ करें इसमें प्रेमिस क्या हो गया, प्रेमिस क्या है, सबूत क्या है, किस वजह से नहीं गया। ही इज़ सफरिंग फ्रॉम फीवर, वो बीमार है। और गया किधर नहीं है, कॉलेज नहीं गया है, वो कॉलेज नहीं गया, तो ये कंक्लूजन है, ये इसकी रिज़ल्ट है। चूँकि वो बीमार है तो वो कॉलेज नहीं गया। अब देखें, इसका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं आप। जिस तरह आपने लिखा है असलम डिड नॉट गो टू कॉलेज बिकॉज ही इज़ सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो आप लिखें असलम इज़ सफरिंग फ्रॉम फीवर, देयरफॉर ही डिड नॉट गो टू कॉलेज। असलम, आप पहले इसको यूँ कर सकते हैं, ये वाला हिस्सा पहले लिख लें, असलम इज़ सफरिंग फ्रॉम फीवर, यानी इधर मैं लिख के दे देता हूँ, दोबारा देख लें, इसका ऑर्डर चेंज कर दिया है। असलम इज़ सफरिंग फ्रॉम फीवर, देयरफॉर he did not go to college। अब आसान हो गया है, ऑर्डर चेंज कर दिया, तो ये क्या आ गया, असलम इज़ सफरिंग फ्रॉम फीवर, ये क्या आ गया, कंक्लूजन आ गया। ये सॉरी, ये क्या आ गया, ये प्रेमिस आ गया, और ये क्या आ गया, कंक्लूजन आ गया। तो मतलब है आप पहले प्रेमिस लिख सकते हैं फिर कंक्लूजन, या पहले कंक्लूजन और फिर प्रेमिस लिख सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। लेकिन बेसिकली ये बात ध्यान में रख लें, कि जब भी हम आर्गूमेंट तश्कील देते हैं तो उसके अंदर दो हिस्से हो जाते हैं। एक जो है उसको हम प्रेमिस कहते हैं, और दूसरे को हम क्या कहते हैं, कंक्लूजन, जो कि उसका नतीजा होता है या जो कि उसका रिज़ल्ट होता है। यहाँ तक इसमें आप कोई और एग्जांपल भी लिख सकते हैं
कुछ भी आप एग्जांपल जो आपके जहन में आए, मिसाल के तौर पर आप इधर लिख सकते हैं, असलम वर्क्स हार्ड, असलम मेहनत करता है, बिकॉज क्योंकि ही वांट्स टू गेट हायर मार्क्स, वो ज़्यादा नंबर हासिल करना चाहता है। तो ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप वो स्टेटमेंट क्या दे रहे हैं, वो आर्गूमेंट क्या दे रहे हैं। तो आर्गूमेंट में दो पार्ट्स हो जाएंगे, एक को हम प्रेमिस कहेंगे और दूसरे को हम क्या कहेंगे, दूसरे को हम क्या करेंगे, कंक्लूजन कहेंगे। अब इसमें चंद चीज़ों का जिक्र आपके साथ मज़ीद करता हूँ ताकि आप इसको समझ जाएं और हम फर्दर फिर इसमें डिस्कशन करते हैं। यहाँ तक तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, फिर भी समझ ना आए तो कमेंट्स में मुझे बताएं ताकि मैं ये दोबारा रिपीट कर दूँ आपको। लेकिन आप इस तरह की कई एग्जांपल बुक से कर सकते हैं और इसी बुक से आपको ज़्यादा अच्छी डिटेल मिल सकती है ताकि आप इसको गेन कर सकें जो कुछ पढ़ाया जाए। इसकी बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो उस प्रैक्टिस से आपको मैक्सिमम जो है वो नॉलेज मिलेगा। अच्छा, इसमें हम नॉर्मली किस तरह, इसमें कुछ होते हैं, इधर नीचे लिख देते हैं, प्रेमिसेस या प्रेमिस इंडिकेटर्स। आपको किस तरह पता चलेगा कि ये प्रेमिस हो सकता है, यानी प्रेमिस जो है वो क्या है, वो हमारे पास गवाही होती है या शहादत उसको आप कह लें या एविडेंस होती है। जैसे मिसाल के तौर पर सेंस, ये आ जाए तो समझ लें ये प्रेमिस है। सिमिलरली फॉर, सिमिलरली बिकॉज, सिमिलरली गिवन दैट, सिमिलरली फॉर द रीज़न, in view of the fact। जिस तरह अगर हम बात करें इसकी, तो यहाँ पर अगर गौर करें तो ये सिंस है, तो सिंस असलम इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, therefore he is not able to go to college। बस सिंपल है। सेंस चूँकि मैं लिख देता हूँ, एक लिख देता हूँ, सेंस असलम इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, therefore he is not able to go to college। अब ज़रा गौर करें, सिंस चूँकि असलम इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, असलम बुखार में मुब्तला है, देयरफॉर इसलिए ही इज़ नॉट एबल टू गो टू कॉलेज, वो इस काबिल नहीं है कि कॉलेज चला जाए या जा सके। तो आपने गौर किया होगा कि सेंस आ गया है तो ये प्रेमिस है। इसी तरह फॉर दिस रीज़न, इस वजह से, ही इज़ नॉट एबल टू गो टू कॉलेज, या बिकॉज असलम इज़ सफरिंग, बिकॉज असलम इज़ सफरिंग फ्राम फीवर, चूँकि असलम बुखार में मुब्तला है, देयरफॉर इसलिए ही इज़ नॉट एबल टू गो टू कॉलेज। तो ये अल्फाज अगर आ जाएं, फॉर द रीज़न, इन व्यू ऑफ द फैक्ट, गिवन दैट, तो ये प्रेमिस को शो करता है। ये शुरू में आएंगे कि ये प्रेमिस है इस वजह से,
ये गवाही है या ये एविडेंस है। इसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट इसमें नेक्स्ट जो है वो कंक्लूजन इंडिकेटर हैं। ये ज़्यादा हैं और भी हैं, किताब से आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी। मैं आपको सिर्फ चंद आइडियाज़ दे रहा हूँ इसके कि आप इसको कर सकें। इसके अलावा जो कंक्लूजन इंडिकेटर्स हैं वो है देयरफॉर, हेंस, as a result, accordingly, consequently, it follows that। अब ज़रा गौर करें, यहाँ पर ज़रा देखें कंक्लूजन इंडिकेटर, मैं वही लिख देता हूँ। असलम इज़ सफरिंग फ्रॉम फीवर, असलम इज़ सफरिंग फ्रॉम फीवर, therefore he is not able to go to college। अब ज़रा गौर करें तो असलम इज़ सफरिंग फ्रॉम फीवर, ये प्रीमिस है। असलम बुखार में मुब्तला है, देयरफॉर इसलिए, कंक्लूजन क्या है, ही इज़ नॉट एबल, इसलिए, देयरफॉर इसलिए, कंक्लूजन है ही इज़ नॉट एबल टू गो टू कॉलेज, वो इस काबिल नहीं है कि कॉलेज जा सके। इसी तरह अगर हम लिखें असलम इज़ सफरिंग फ्राम फीवर, असलम बुखार में मुब्तला है, हेंस लिहाजा ही इज़ नॉट एबल टू गो टू कॉलेज। असलम इज़ सफरिंग फ्राम फीवर, असलम बुखार में मुब्तला है, एज ए रिज़ल्ट ही इज़ नॉट एबल टू गो टू कॉलेज। इसी तरह असलम इज़ सफरिंग फ्राम फीवर, अकॉर्डिंगली ही इज़ नॉट एबल टू गो टू कॉलेज। असलम इज़ सफरिंग फ्राम फीवर, कॉन्सिक्वेंटली ही इज़ नॉट एबल टू गो टू कॉलेज। असलम इज़ सफरिंग फ्राम फीवर, इट फॉलोज दैट ही इज़ नॉट एबल टू गो टू कॉलेज। यानी मेरा कहने का मतलब इधर ये है कि ये अल्फाज जब आ जाएँ तो ये कंक्लूजन को शो करते हैं। इससे पहले हमने क्या किया था, वो प्रेमिस किया था। तो एक प्रेमिस है, एक कंक्लूजन है। लिहाजा यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि ये जो आर्गूमेंट है उसके अंदर क्या होता है और उसके क्या क्या जो अंदर जो इंटरनल हिस्से हैं वो क्या क्या हैं। अब इसके अंदर आर्गूमेंट को हम जो नॉर्मली डिवाइड करते हैं, आर्गूमेंट को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं डिडक्टिव आर्गूमेंट और दूसरे को हम कहते हैं इंडक्टिव आर्गूमेंट। तो डिडक्टिव आर्गूमेंट सबसे पहले है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दूं मैं कि डिडक्टिव आर्गूमेंट क्या है। डिडक्टिव आर्गूमेंट वो है जिसमें हम फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक जाते हैं। पहले नंबर पे डिडक्टिव आर्गूमेंट है। डिडक्टिव आर्गूमेंट क्या है? डिडक्टिव आर्गूमेंट से मुराद ये है कि जिसमें हम जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं। और इंडक्टिव आर्गूमेंट क्या है? जिसमें हम फ्रॉम स्पेसिफिक टू
जर्नल जाते हैं, ये इंडक्टिव आर्गूमेंट कहलाती है। तो यहाँ पर जो मिसाल के तौर पर हम ये कहते हैं, जैसे फ़र्ज़ करें पहले नंबर पे हम लेते हैं डिडक्टिव आर्गूमेंट। तो डिडक्टिव आर्गूमेंट क्या है? जैसे फ़र्ज़ करें हम कहते हैं ऑल प्लैनेट्स revolve around the sun since Mars is a planet, therefore it revolves around the sun. अब ज़रा गौर करें, तमाम सयारे जो हैं वो सूरज के गिर्द गर्दिश करते हैं, रिवॉल्व अराउंड द सन। चूँकि मरीख भी एक प्लैनेट है, इसलिए ये भी जो है इट आल्सो, देयरफॉर इट आल्सो रिवॉल्व अराउंड द सन। इसी तरह ये भी जो है वो सूरज के गिर्द गर्दिश करता है। हम नीचे लिख सकते हैं सिंस अर्थ इज़ अ प्लैनेट देयरफॉर इट आल्सो रिवॉल्व अराउंड द सन। सिंस मर्क्यूरी इज़ अ प्लैनेट, तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले हमने कहा है, जनरल लिया है कि तमाम जो प्लैनेट हैं, सारे जो हैं वो सूरज के गिर्द गर्दिश करते हैं। लिहाजा जितने भी प्लैनेट हैं, मरकरी है, ज़मीन है, मार्स है, ये जितने भी हैं, ये तमाम प्लैनेट जो हैं, ये हम हर एक का जो अलग-अलग कह रहे हैं स्पेसिफ़िकली, तो ये हम डिडक्शन कर रहे हैं। पहले हमने क्या किया, होल लिया कि तमाम प्लैनेट सूरज के गिर्द गर्दिश करते हैं, और फिर हमने क्या किया, कहा है कि चूँकि मार्स जो है, मरीख भी एक प्लैनेट है, इसलिए वो भी सूरज के गिर्द गर्दिश करता है। सिंस अर्थ इज़ अ प्लैनेट देयरफॉर इट आल्सो रिवॉल्व अराउंड द सन। तो हमने डिडक्शन की है कि हमने एक जनरल आइडिया में से एक स्पेसिफिक लिया है। किसके लिहाज से स्पेसिफिक? मरीख के लिहाज से लिया। फिर हमने किसके लिहाज से लिया है? हमने फिर अर्थ के लिहाज से लिया है। इज़ अ प्लैनेट देयरफॉर इट आल्सो रिवॉल्व अराउंड द सन। तो ये क्या हो गया? ये डिडक्टिव आर्गूमेंट हो गई। तो आज के लिए अभी की जो वीडियो है इतनी काफ़ी है। इसके बाद जो है मैं आपको इंडक्टिव कराऊंगा और साथ उसके मुख्तलिफ़ फ़ीचर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। थैंक यू।